तो आज जो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग जानते ही हैं 10th में जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेस, यही है। अब देखिए इसका मतलब क्या है लाइफ प्रोसेस। लाइफ को क्या हिंदी में बोलते हैं? जीवन, यही है ना, जीवन जिसको बोलते हैं। तो जीवन जीने के लिए यानी सर्वाइबिलिटी के लिए जो प्रोसेस या जो फंक्शन परफॉर्म होता है उसी को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। मतलब वी कैन आल्सो से दैट दिस प्रोसीजर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, द प्रोसीजर या द प्रोसेस necessary for the survival of life। लाइफ को सरवाइव करने के लिए, लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट रहती है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब अगर बात की जाए कि कौन कौन सा प्रोसेस हम लोग की जरूरत पड़ती है, तो जो सबसे पहला प्रोसेस है दैट इज, अब किस लिए जरूरत पड़ती है, सबसे पहले ये भी बात बोल सकते हैं किस लिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये सबसे पहला क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। और प्रोसेस कौन कौन सा हो रहा है, तो इस प्रोसेस में ग्रोथ इज ऑल्सो ए प्रोसेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या है, तो दूसरा प्रोसेस डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड। तीसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, तो डाइजेशन होने के बाद उससे हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी। और एनर्जी किसके वजह से होगा, तो रिस्पायरेशन से, तो रिस्पायरेशन भी एक प्रोसेस हो जाएगा। चौथा प्रोसेस इसमें क्या हो सकता है, तो रिस्पायरेशन हो गया और जो ऑक्सीजन वगैरह रिस्पायरेशन से ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट कर रहे हैं, तो उन सभी ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना चाहिए, इसलिए हम लोग सर्कुलेशन की भी बात बोलेंगे। इसमें हम लोग और आगे क्या पढ़ेंगे, तो जो फूड का डाइजेशन होगा यहाँ पर और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा उसको एलिमिनेट भी करना है, मतलब कि एक्सक्रीशन के बारे में भी पढ़ना है, एक्सक्रीशन। और कुछ यहाँ पर डाइजेशन के दौरान कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस होते हैं, तो उन सभी के बारे में एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब मतलब कि लाइफ प्रोसेस में हम लोग ये 3 4 5 प्रोसेस जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहला बात है ग्रोथ। अब ये ग्रोथ क्या होता है, तो अगर हम लोग ग्रोथ की परिभाषा या डेफिनेशन देखें तो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ एक परमानेंट इंक्रीज इन साइज होता है। परमानेंट मतलब ऐसा नहीं कि आज 5 सेंटीमीटर बढ़ गए तो कल 2 सेंटीमीटर घट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म का परमानेंट ग्रोथ होता है उसी को हम लोग साइज इंक्रीज करता है, उसी को हम लोग ग्रोथ बोलते हैं एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा फिर डाइजेशन की अगर बात करते हैं, डाइजेशन में क्या होता है, तो फूड का ब्रेक डाउन होता है। यहाँ फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन जब होगा तो किस में होगा, तो ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर कॉम्प्लेक्स, सिंपल कंपाउंड। अब जब सिंपल कंपाउंड में टूटेगा तो यहाँ से फूड से हम लोग को एनर्जी बाहर लिबरेट होगा, ठीक है। और उसके लिए फिर हम लोग को रिस्पायरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्पायरेशन करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन जाएगा और ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। और उसके बाद फिर हम लोग को एनर्जी यहाँ से मिल जाएगा, और ये एनर्जी हम लोग को नॉर्मल डेली ग्रोथ के लिए, डेली जो भी हम लोग प्रोसेस कर पा रहे हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइजेशन की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग के चैप्टर में सबसे पहले डाइजेशन ही, डाइजेस्टिव सिस्टम ही पढ़ना है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। इतना तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर।
तो चलिए हम लोग बात करेंगे डाइजेशन में। और डाइजेशन में क्या होता है, यानी फूड इनटेक ऑफ फूड पहले करेंगे। और इनटेक ऑफ फूड मतलब न्यूट्रिशन की बात करेंगे, ठीक है, न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच organism obtain and utilize the nutrients। जो फूड वगैरह हम लोग ले पा रहे हैं अपने बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोले, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस इन विच organism obtained and utilizes the nutrients to perform biological activity, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ये न्यूट्रिशन हम लोग क्या बोले कि न्यूट्रिशन इनटेक किए, क्या किए यहाँ पर, ऑब्टेन किए, पहले हम लोग लिए, हमारे हम लोग पहले फूड को माउथ में डालेंगे, तो फिर उसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम बक्कल कैविटी यानी माउथ से स्टोमक तक जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है। क्योंकि हम लोग बात करेंगे प्लांट्स के और एनिमल्स की बात करेंगे, तो प्लांट्स में कैसा न्यूट्रिशन होगा, फिर एनिमल्स में कैसा न्यूट्रिशन होगा, एनिमल्स। तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स जो है ये न्यूट्रिशन कैसे लेता है, तो ये जो भी एबायोटिक फैक्टर्स है, अब यहाँ पर बात है एबायोटिक फैक्टर्स, वैसा फैक्टर जो बायोलॉजिकल स्पीसीज से रिलेटेड नहीं है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो बाहर इन्वायरमेंट में मिल रहा है, उससे वो डायरेक्टली फूड का सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, और ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या हुआ, दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दैट कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, ये अपना भोजन खुद बनाता है, तो उसी को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। अब ये ऑटोट्रॉप्स में बनेगा कैसे, क्या बोल रहा है, ये बायोटिक फैक्टर्स, तो ये कैसे बनाता है, ये इन्वायरमेंट से CO2 लिया, प्लस रूट से एब्जॉर्ब करेगा वाटर, और एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें दो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, एक सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, और दूसरा इसमें प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल पिगमेंट्स। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो दिस क्लोरोफिल पिगमेंट्स इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है, तो जिसके कारण क्या बना देता है, ये C6H12O6 और प्लस यहाँ से ऑक्सीजन लिबरेट करवाता है। मतलब ये देखिए, ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये सब एबायोटिक फैक्टर्स है, एबायोटिक फैक्टर्स। और इस एबायोटिक फैक्टर्स से क्या किया, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया जिसको हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या किया, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया इस एबायोटिक फैक्टर्स को, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड क्या चीज, फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस हुआ। अब देखिए इसमें थोड़ा सा नजरिया चेंज करें, कैसे, अच्छा इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, 6CO2 + 6H2O दैट विल गिव C6H12O6। चलिए वो बैलेंस आप कर लीजिएगा।
इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि ये सनलाइट से जो एनर्जी आ रहा है, सनलाइट से जो एनर्जी आ रहा है, एनर्जी किस फॉर्म में आ रहा है, एनर्जी आ रहा है, एनर्जी किस फॉर्म में आ रहा है, लाइट के फॉर्म में आ रहा है, मतलब फोटोन के फॉर्म में आ रहा है। तो मतलब इस फोटोन को, इस एनर्जी को प्लांट्स क्या किया, कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में, यहाँ पर केमिकल प्रोसेस बनाया, एक कंपाउंड बनाया दैट इज ग्लूकोज, इस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। अब बोलिए कैसे कन्वर्ट कर दिया सर, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है कंपाउंड C6H12O6, C6H12O6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और इसमें फिर इस तरीके से हम लोग को क्या जुटा हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो जुड़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो जुड़ा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर सब क्या है, बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बना हुआ है। मतलब यहाँ से जो एनर्जी आ रहा है, लाइट को ट्रैप कर रहा है, उसको बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर दे रहा है। तो बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन वाटर को यहाँ पर जोड़कर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। तो यहाँ पर जो सनलाइट से जो एनर्जी मिला उसको ट्रैप करके इस केमिकल कंपाउंड में, ग्लूकोज में डाल दिया, और यही एनर्जी जो हम लोग खाते हैं, ये ग्लूकोज जब खाएंगे तो हम लोग को एनर्जी मिलेगा। तो अगर हम सिर्फ प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में क्या हो जाएगा, प्लांट्स में ऑटोट्रॉप्स हो जाएगा, ये फूड को खुद से सिंथेसिस करता है। इसी के जैसा हम लोग को कुछ और एग्जांपल है, जैसे आप लोग पढ़े हैं लास्ट ईयर, बैक्टीरिया भी, कुछ बैक्टीरिया भी है जैसे साइनोबैक्टीरिया है, वो भी अपना फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, एक यहीं पर एक बात बतला देते हैं कि ये जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, ऐसे अगर इसका प्रोसेस देखा जाए फोटोसिंथेसिस का, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो ये होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पहले स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, वाटर टूटेगा, टूटेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ये ऑक्सीजन डायरेक्ट लिबरेट हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा। मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या चीज हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है। तो मतलब बोल सकते हैं रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन ऑफ क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, दैट विल चेंजेस इनटू द ग्लूकोज, और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, सनलाइट की, और उसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है क्लोरोफिल की। क्लियर है बात इतना? यस सर। चलिए, सबका नोट्स भी बनाइएगा ऐसे। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं एनिमल्स की, बात करते हैं अब एनिमल्स। कोई ऐसा एनिमल्स बताइए जो अपना खाना खुद बनाता हो। अरे सर आप बात कर रहे हैं, हम लोग को तो घर में अपना खुद खाना बनाना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं कि चूल्हे पर चढ़ाए और बन गया और खा लिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनिमल्स हैं तो हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, मतलब वी आर हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉप्स में अब क्या है, अच्छा यही प्रीवियस वाले के अगर फिर से हम थोड़ा सा बात करें प्लांट की, तो प्लांट में एक चीज लास्ट ईयर भी बतलाए होंगे या प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में ये फोटोसिंथेसिस करता है तो खाना बनता है। ठीक है ना, बट ये ट्रांसपोर्ट किसी और फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में होता है, तो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, और जब ये स्टोर होता है प्लांट में तो किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो अब देखिए ये ग्लूकोज सिंपल फॉर्म में है, फिर ये थोड़ा सा लिटिल कंसेंट्रेशन फॉर्म में, लिटिल
कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, और जब स्टार्च को स्टोर करेंगे तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, हाईली कॉम्प्लेक्स या फिर बोल सकते हैं हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में स्टार्च में स्टोर कर लेते हैं। तो जो हम लोग खाना खाएंगे, मतलब प्लांट्स को, लेट सपोज आलू ही खा रहे हैं तो आलू में ढेर सारा स्टार्च रहेगा। अब ये स्टार्च में ढेर सारा आपको जैसे ये एक ब्रांच है स्टार्च का, तो इधर ब्रांच, इधर ब्रांच, इधर ब्रांच, इस तरीके से ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है, ढेर सारा ग्लूकोज जुड़ा हुआ है, इधर ब्रांच, इधर ब्रांच, इस तरीके से। तो ढेर सारा इसमें क्या हो गया, ग्लूकोज जुटा हुआ है, ग्लूकोज जुड़ा हुआ है, मतलब कि दिस इज कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग हेट्रोट्रॉप्स में क्या कर बोल रहे हैं कि यहाँ पर वी कंज्यूम द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर फूड बोल सकते हैं, कंपाउंड, एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू द सिंपलर फॉर्म। और जब इसी सिंपलर फॉर्म, ठीक है, तो मतलब ये इतना सारा कॉम्प्लेक्स फूड यहाँ पर, जैसे लेट सपोज स्टार्च की बात बोल रहे हैं, तो इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपलर फॉर्म में, और सिंपलर फॉर्म में स्टार्च यानी ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है स्टार्च, और ग्लूकोज किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो ये मिलकर बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से मिलकर बना हुआ है। मतलब फाइनली जब हम लोग स्टार्च को जब इंटेक करेंगे और इसको तोड़ेंगे CO2 प्लस H2O में, तो हम लोग ये बात किए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ था और सनलाइट एनर्जी को यहाँ पर ट्रैप कर कर इस ग्लूकोज में डाल दिया था, बॉन्ड बना दिया था, और उसी बॉन्ड को फिर से तोड़ते हुए, स्टार्च को तोड़ते हुए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में जब रिलीज करेंगे, तो यहाँ से हम लोग को जो ट्रैप एनर्जी था वो एनर्जी अब क्या होगा, लिबरेट होगा, और लिबरेट होगा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। और ये हम लोग को इस एटीपी को क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। ये सब पिछले भी पढ़े, करेंसी ऑफ सेल, यानी हम लोग को जो जरूरत के लिए जो एनर्जी चाहिए इसी एटीपी से हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वी आर हेट्रोट्रॉप्स, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, हम लोग कंज्यूम करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड जो बना, कंपाउंड बना प्लांट्स के थ्रू, उसको कंज्यूम किए, और कंज्यूम करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग सिंपलर फॉर्म में, और जब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उससे जो एनर्जी निकला उसी को हम लोग स्टोर करते हैं और इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं फॉर आवर डेवलपमेंट, फॉर आवर ग्रोथ, सभी चीज के लिए, डेली वर्कआउट के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है उसकी जरूरत हमको भरपाई कर लेता है। तो हम लोग क्या बोले कि एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स, तो हेट्रोट्रॉप्स मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो हम लोग में भी डिफरेंट टाइप्स के फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोग एनिमल्स की अपनी ही बात कर लें, ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, तो ह्यूमंस क्या करते हैं, फूड को डायरेक्टली माउथ में प्लेस करते हैं, खाते हैं। तो वैसे टाइप को कि जो कि फूड को डायरेक्टली इंटेक करता हो, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को इंटेक करता हो, वैसे मोड को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा पर डायग्राम भी आपको 9th में बतलाया है कैसे फूड इंटेक करता है। इसमें हम लोग ये भी बात बोले थे कि स्यूडोपोडिया के थ्रू जब इनगल्फ करता है तो सॉलिड फूड भी इनगल्फ करता है और लिक्विड फूड भी इनगल्फ कर सकता है। यानी देयर आर टू प्रोसेस, कौन कौन सा, एक होता है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, और दूसरा बतलाए थे पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो अमीबा हो गया, और एक हम लोग ही हो गए जैसे एनिमल्स हो गया, या फिर ह्यूमन बीइंग्स डायरेक्टली बोल दीजिए। तो ये हम लोग क्या किए, फूड को डायरेक्टली इंटेक कर लेते हैं।
वहीं पर जो दूसरा मोड हेट्रोट्रॉप, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वैसे दूसरा एक और भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे फंगस की बात करते हैं, फंगस एग्जाम्पल में फंगस लिख लेंगे, फंगस। तो अब ये फंगस कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो ये क्या करता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है और डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब करता है सड़े गले के ऊपर। तो इसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक, बोलते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और वहीं पर तो ये क्या फंगस किसके ऊपर ग्रो कर रहा है, डेड लॉग्स के ऊपर, डीके मटेरियल्स के ऊपर, डेड लॉग्स, डीके मटेरियल्स उसी को कंज्यूम करता है। तो वो तो ऑलरेडी वो सिंपलर फॉर्म में वहां पर कन्वर्ट हो रहा है, उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसलिए वैसे मोड को हम लोग सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तीसरा क्या होता है, तीसरा पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक, अब ये भी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जैसे फंगस क्या है, डेड बॉडीज, डेड लॉग्स, डेड डिके मटेरियल्स के ऊपर सरवाइव करता है। बट पैरासिटिक में ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला है जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो मरा हुआ है, वो जिंदा रहेगा। इसमें जिसके ऊपर ऑर्गेनिज्म डिपेंड करेगा वो सरवाइव करेगा, वो लाइव रहेगा। और इसीलिए ऐसे मोड को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिटिक बोलते हैं, यानी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल आप लोग अपने सर में भी देखिएगा, जू रहता है, ठीक है। तो जू क्या करता है, पैरासिटिक है। अब ये अच्छा, पैरासिटिक की भी दो कंडीशन होती है, एक इंटरनल पैरासाइट, एक एक्सटर्नल पैरासाइट। जू आपके ऊपर जो सर में जो जू प्रेजेंट रहता है वो ब्लड सक करता है बाहरी तौर पर, तो आप थोड़ी मर गए, लिविंग है और वो भी सरवाइव कर रहा है। तो वैसे मोड को हम लोग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और प्लांट की केस की बात करें तो यहाँ पर एग्जांपल एक है कस्कुटा, कस्कुटा, ये देखे होंगे कस्कुटा प्लांट्स, कभी कभी देखे होंगे कि जिसको हिंदी में अमरलता बोलते हैं। किसी किसी प्लांट्स के ऊपर देखे होइएगा क्या कि एक पतला सा धागा जैसा खूब सारा येलो येलो में पूरा छा जाता है पूरे प्लांट्स के ऊपर, उसको कस्कुटा बोलते हैं। तो ये सब क्या हो गया, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब बात करेंगे क्या कि प्लांट्स के ऊपर फिर से आएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर दो चीज जाने, हेट्रोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स, क्लियर है। तो अब ऑटोट्रॉप्स में हम लोग एक बात किए थे क्या, क्योंकि हम लोग को पहले प्लांट्स के बारे में ही पढ़ना है, तो ऑटोट्रॉप्स को और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, हम लोग ऑटोट्रॉप्स की बात कर रहे थे, प्लांट्स जो खाना बना रहा है ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स में क्या हुआ था, रिएक्शन में क्या बतलाए थे कि CO2 प्लस वाटर that will give rise to C6H12O6 प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन और प्लस वाटर भी निकलता है। ऐसा नहीं है कि वाटर नहीं निकलता, वाटर भी लिबरेट होता है। और इसको अगर बैलेंस करेंगे तो हम लोग जानते हैं सिक्स CO2 प्लस 6H12, ये 12 हो जाएगा, सॉरी ये 12 हो जाएगा, और सॉरी पूरा हो गया। अच्छा, 6CO2 प्लस 12H2O will give rise to C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, 6H2O, 6O2 भी होता है। तो अब इसमें अगर हम लोग बात करें रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या क्या लगा, रॉ मटेरियल तो देखिए, एक लगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक लगा वाटर, मतलब कि सबसे पहले क्या लगा CO2, दूसरा रॉ मटेरियल में वाटर, तीसरा रॉ मटेरियल कहाँ पर लगा, यहाँ पर हम लोग बात किए थे सनलाइट लगा था, तो सनलाइट हो गया। और फोर्थ मटेरियल क्या लगा,
बिना क्लोरोफिल प्रेजेंट रहे हुए क्लोरोफिल बिना प्रेजेंट रहे हुए ये काम कर नहीं सकता है, इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल प्रेजेंट रहे। ठीक है, अब क्लोरोफिल का काम क्या है, तो यही तो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब सनलाइट, ये सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, यानी सनलाइट यानी जो सनलाइट का जो एनर्जी है, फोटोन है, उसको ट्रैप करेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये सबकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ से हो रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को इन्वायरमेंट से मिल रहा है, वहीं अगर बात करें वाटर को, तो वाटर किससे आ रहा है, वाटर हम लोग को मिलेगा सॉइल से। अच्छा, यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो इन्वायरमेंट से मिल रहा है, किस केस में, यहाँ पर भी दो केस हो सकता है, कौन कौन सा, एक लेट सपोज टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो जमीन के ऊपर प्लांट्स रहता है, उस प्लांट्स के टेरेस्ट्रियल प्लांट है, उसको तो इन्वायरमेंट से CO2 मिल जाएगा, लेकिन जो एक्वाटिक प्लांट्स है, एक्वाटिक प्लांट्स है, उसको CO2 कहाँ से मिलेगा, तो वही जो डिजोल्व CO2 प्रेजेंट रहेगा, डिजोल्व CO2 इन वाटर, वाटर में जो प्रेजेंट रहेगा CO2 थोड़ा बहुत अमाउंट में, उससे उसको मिल जाएगा CO2। अच्छा, इसको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को सॉइल से वाटर मिल जाएगा, और साथ साथ सॉइल से और क्या मिल रहा है, मिल जाएगा मिनरल्स भी मिलेगा, मिनरल्स एंड क्या चीज, न्यूट्रिएंट्स, और भी डिफरेंट ग्रोथ के लिए जो फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। सनलाइट, सनलाइट से मिल जाएगा और सन से मिल जाएगा। और क्लोरोफिल ये प्रेजेंट कहाँ पर रहता है, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल में। तो मतलब हम लोग प्लांट सेल में, और ये प्लांट सेल के डिस्कस करेंगे, ये क्लोरोफिल होता कहाँ पर है, तो एग्जैक्टली अगर हम लोग देखा जाए तो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ क्या चीज, थाइलाक्वाइड, थाइलाक्वाइड में प्रेजेंट है, और ये थाइलाक्वाइड कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो क्लोरोप्लास्ट में रहता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग देखे कि रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या क्या रहा और किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, क्लियर है इतना? यस यस सर। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ इवेंट्स की, फोटोसिंथेसिस में इवेंट्स क्या क्या हुआ, इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी जो ग्लूकोज बना, कार्बोहाइड्रेट बना, उसमें कौन कौन सा इवेंट्स हुआ, तो जो सबसे पहला इवेंट्स हुआ, अच्छा ये एक इससे पहले, अच्छा चलिए हम लोग इधर भी इधर डिस्कस कर लेते हैं उसको, इसके पहले एक और पैरेलल में ही देख सकते हैं कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पहले यही डिस्कस कर लेते हैं, ये साइट कहाँ पर है, तो हम लोग तो बात कर ही रहे हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल में, और ये क्लोरोप्लास्ट खास करके उसमें जो प्रेजेंट रहता है, किसमें, तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन लीफ, leaf, that is the site of photosynthesis, photosynthesis मतलब कि जो लीफ है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, उसमें फोटोसिंथेसिस करता है, इसका मतलब कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, लीफ हो गया, लीफ इज द प्राइमरी साइट ऑफ फूड प्रोडक्शन। क्लियर है? चलिए, तो फिर हम लोग बात करते हैं इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, तो इवेंट्स में क्या क्या पहले होगा, तो पहले होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी बाय क्या चीज, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इसको
क्लोरोफिल ही इसको एब्जॉर्ब करेगा ना, तो क्लोरोफिल सबसे पहला क्या करेगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा। अब दूसरा प्रोसेस क्या होगा, तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। क्या होगा दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अच्छा, अब तीसरा इवेंट्स क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने जा रहा है। तीसरा इवेंट्स क्या होगा कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जैसे ही लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, तो जो वाटर जो हम लोग देख रहे थे उसमें वाटर टूटेगा, यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन लिबरेट हुआ, यही तो हम लोग को सर्वाइवल के लिए, रिस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग को यहाँ से बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन मिल गया। अब जो फाइनली अब क्या होगा, तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होगा, मतलब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट में ये रिड्यूस हो जाएगा। तो मतलब इवेंट्स की जो बात कर रहे हैं, इतना इवेंट्स में हम लोग को टोटल कन्वर्जन होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल के थ्रू, फिर उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट होगा केमिकल में, लेकिन उसके पहले या थर्ड स्टेप को सेकंड स्टेप में भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा तो वहां से हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा, और फाइनली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन होगा। मतलब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो जाकर फिर वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, और ग्लूकोज किस फॉर्म में, C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन सभी के लिए अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक कि रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लास्ट स्टेप। कार्बोहाइड्रेट आ कहाँ से रहा है, तो ये आ रहा है कहाँ से, ये तो आ रहा है इन्वायरमेंट से। अब इन्वायरमेंट से कैसे आएगा प्लांट्स के पास, इसको ट्रैप किया जाएगा। ट्रैप कहाँ पर होगा, तो ट्रैप करने के लिए लीफ में एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। मतलब कि अब हम लोग स्टोमेटा के बारे में डिस्कस करें कि ये स्टोमेटा कैसे काम करेगा, ये ओपनिंग कैसे होगी, क्लोजिंग कैसे होगी। ठीक है, तो चलिए इतना तक क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्टोमेटा का। अब ये स्टोमेटा क्या है, तो स्टोमेटा इज द opening, this is opening present in epidermis surface of epidermis layer of leaf, epidermis surface या layer of leaf। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि epidermis कौन सा, यानी epidermis अगर लेयर की बात कर रहे हैं, लेयर ऑफ लीफ की बात कर रहे हैं, तो ये अगर लीफ है, इस तरीके से लीफ है, तो देखिए इसका दो सरफेस हो सकता है। कैसे कैसे, तो एक इसके ऊपर का सरफेस हो गया यानी अप सरफेस हो गया, और एक इसके नीचे का सरफेस होगा जिसको डाउन सरफेस बोल सकते हैं। ऐसे बायोलॉजी में इसको एबैक्सियल सरफेस और इसको एडैक्सियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर कोई आपसे पूछ दे कि ये स्टोमेटा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा कहाँ पर ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, अगर कोई पूछ दे क्वेश्चन कि नंबर ऑफ स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट रहेगा, नंबर ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन which side of the leaf,
विच साइड ऑफ लीफ, ये 1 नंबर में हो सकता है, मैं भी पूछ दे कभी, तो किधर प्रेजेंट रहेगा। तो अब देखिए ये अगर ये लीफ है, इस तरीके से लीफ है, तो अब इधर आपको सनलाइट पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगा, और ये अगर ओपनिंग इस तरीके से प्रेजेंट रहा, ढेर सारा अगर ओपनिंग प्रेजेंट रहा, जिसको हम लोग स्टोमेटा बोल रहे हैं, इसको स्टोमेटा बोल रहे हैं, अगर ओपनिंग प्रेजेंट रहा तो ये तो खुलेगा। अब खुलेगा तो यहाँ से क्या होगा, वाटर बाहर की तरफ निकलेगा, और अगर वाटर बाहर की तरफ निकलेगा मतलब, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो फोटो रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो अगर यहाँ से वाटर ढेर सारा निकल जाएगा तो प्लांट तो हो जाएगा क्या चीज, प्लांट कर जाएगा, विल्ट कर जाएगा, मुरझा जाएगा, यानी ज्यादा वाटर का लॉस होगा तो वो भी तो गड़बड़ है। वाटर का लॉस ज्यादा हो जाएगा तो उसके लिए जितना पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा उतना तो पानी वो लिबरेट कर देगा, और लिबरेट कर देगा तो प्लांट विल्ट कर जाएगा, और ये ज्यादा दिन तक विल्ट रहेगा तो टेम्पोररी विल्ट विल कन्वर्ट इनटू द परमानेंट विल्ट, और प्लांट मर जाएगा। इसका मतलब कि ऊपर वाले सरफेस पर स्टोमेटा की संख्या कम रहेगी। इसका काम क्या है स्टोमेटा का, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करना है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करना है तो क्यों नहीं छुप छुपा के किया जाए, यानी नीचे वाले सरफेस में अगर इसको रोटेट कर दिया जाए तो नीचे वाला जो सरफेस प्लांट्स का रहेगा वहां पर स्टोमेटा ढेर सारा प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इस तरफ में सनलाइट डायरेक्ट उसको नहीं मिलेगा, और जब सनलाइट नहीं मिलेगा तो वाटर लॉस कम होगा, और वाटर लॉस कम होगा, ओपन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ये ट्रैप कर लेगा, और वाटर भी बड़ा कम अमाउंट में निकलेगा। तो इसीलिए इसको फायदा क्या हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को आराम से ट्रैप कर सकता है। इसका मतलब कि अगर बोल कोई पूछ दे कि नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन विच साइड ऑफ द लीफ, तो सिंपली आप बोल सकते हैं डाउन साइड ऑफ द लीफ, डाउन सरफेस ऑफ लीफ, या एडैक्सियल सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है।